नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटीज लाइव कॉलर शो में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं, साथ ही बेहतरीन आइडियाज भी लेके आते हैं ट्रेडिंग आइडियाज के साथ। अलग अलग कमोडिटीज मार्केट में कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, कैसे इन खबरों का फायदा उठाकर आप हाजिर बाजार में भी अपना कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर आपकी मदद करते हैं। और आज हमारे साथ एक गेस्ट का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड राजीव कपूर जी, चॉइस ब्रोकिंग के सुनन सुब्रमण्यम, तरुण सत्संगी.com के तरुण सत्संगी जी, और डायरेक्टर वामन हरि पेटे के जुड़ेंगे आदित्य पेटे जी भी, और एग्री एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा भी हमारे साथ होंगे। तो इन सभी मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सोने और चांदी में, जहां आज कमजोरी दिख रही है। MCX पर अगर गोल्ड की बात करें तो 51,100 रुपए के नीचे MCX गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए 51,081 पे है, 252 रुपए की कमजोरी अभी MCX गोल्ड में दिख रही है। चांदी 63,000 के नीचे टिक गई है, चांदी में करीब 700 रुपए की कमजोरी दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कमजोरी का ही रुख है। कॉमेक्स गोल्ड $1920 के नीचे, और कॉमेक्स पर चांदी $25 के नीचे, करीब 1% की कमजोरी इंटरनेशनल मार्केट में भी दिख रही है। लेकिन कैसे ट्रेड करना चाहिए, और हाजिर बाजार में अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप ज्वेलरी खरीदारी की मन बना रहे हैं, तो उसका किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, इसका जायजा लेते हैं। हमारे साथ है वामन हरि पेटे के डायरेक्टर आदित्य पेटे। आदित्य जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे सवाल यही जानना चाहेंगे कि किस तरह का रिस्पांस है। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, नवरात्र चल रहा है, फिर दिवाली धनतेरस का भी सीजन आने वाला है, तो अभी जो शुरुआती रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है ग्राहकों का? शुरुआती रिस्पांस जो अभी नवरात्रि के जो थोड़े दिन गए हैं, उसमें काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और हमको लगता है कि ये दिवाली अभी 1 महीने का ही बेसिकली सीजन रहेगा। आई थिंक 20 तारीख तक दिवाली है, तो 20 तारीख तक ये पीरियड में अभी परसों दशहरा भी है। दशहरा बहुत शुभ माना जाता है संडे को, तो मेरे हिसाब से ये 20 दिन ये बहुत अच्छी गिराकी होगी, क्योंकि मेन फर्क क्या हो गया है कि लास्ट 3-4 महीने से जब से भी ये लॉकडाउन थोड़ा दुकानें चालू हुई है, तब भी इतनी गिराकी थी नहीं, और जो भी इंक्वायरी आ रही थी वो सब छोटे छोटे चीजों के लिए आ रही थी। लेकिन लास्ट वीक से जब से नवरात्रि चालू हो गए हैं, तब से लोग वेडिंग ज्वेलरी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो बंगड़ी, नेकलेस, जो बड़े बड़े सेट्स वगैरह होते हैं, उनमें भी काफी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसी बल पे मेरे को ऐसा लगता है कि ये सीजन अपना एटलीस्ट दिवाली तक बहुत अच्छा जाएगा, और लोग थोड़ी हाई वैल्यू खरीदे भी, क्योंकि क्या हुआ है कि बहुत जन वेडिंग भी पोस्टपोन हुए हैं ना। तो अभी ये जो फेस्टिव सीजन नवंबर, दिसंबर, जैन में भी काफी शादियां भी है, तो इसलिए मेरे हिसाब से कि ये सीजन अभी दिवाली तक बहुत अच्छा जाएगा रिटेल पर्सपेक्टिव से। जी, अगर अभी करंट लेवल के आसपास अगर खरीदे, तो अभी अगर मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, अगर हाजिर में अभी क्या भाव चल रहे हैं सोना के, अगर कोई खरीदना चाहे तो क्या करंट भाव क्या है? It is roughly 51,100 only with GST. मतलब जी 3% का GST तो वो अलग से टैक्स हो जाएगा। रफली 51 का ही भाव। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो लास्ट 10-15 डेज, बस 1 महीने से लगभग 50 के इर्द गिर्द की भाव इट हैज स्टेबलाइज्ड एट दैट प्राइस। 50 से लेके 51-52 यही रेंज में सोना अभी मिल रहा है, जो बीच में काफी बढ़ गया था। तो मेरे हिसाब से ये लेवल पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी लोगों को, रिटेल कस्टमर को क्या है, भाव अगर बहुत ज्यादा बढ़ता है या गिरता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा स्टेबल भाव यही रेंज में अगर दिवाली तक रहेगा तो मेरे हिसाब से अच्छी बहुत गिराकी खुलेगी। ओके, अगर ये इस भाव जो 50 से 51 के आसपास का जो भाव है, अगर यहाँ से कोई खरीदे और साल अंत तक क्या उम्मीद कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है? आपका क्या कोई प्राइस आउटलुक है सर? एग्जैक्ट मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एग्जैक्ट ऐसा पिन पॉइंट कोई कर नहीं सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म जिसका ज्वेलरी लेने का है और जिनको काफी साल रखने की है, तो मेरे को अभी भी सोने में तेजी लगती है। हाँ, उसका जो रुख है, जो इतना फास्ट सोना बढ़ रहा था, मे भी इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से सोना बुलिश ही लगता है। तो जिनको भी ज्वेलरी लेने की है, उन्होंने बेझिझक ये भाव में ले लेना चाहिए, मेरी राय। ओके, यानी जिनको भी ज्वेलरी लेना चाहिए इस भाव में ले लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस अब स्टेबल होता दिख रहा है। छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, लेकिन अगर आपको खरीदना है तो इन करंट लेवल पे खरीद सकते हैं, और यहाँ से अच्छी तेजी भी आने वाले समय में मिल सकती है, ऐसा आदित्य पेटे जी मानते हैं। शुक्रिया पेटे साहब अपनी जानकारी बताने के लिए। चलिए, ये तो बात हुई हाजिर में किस तरह का रिस्पांस ग्राहकों का मिल रहा है, कैसी बाइंग है, किस तरह से लोग आ रहे हैं वापस से, क्या प्री कोविड लेवल के आसपास हम पहुंच रहे हैं, इन सब मुद्दों पे बात हुई। लेकिन आज अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड के लिए कैसे ट्रेड करना चाहिए,
गोल्ड और सिल्वर में करंट लेवल पे। ये बताने के लिए हमारे साथ राजीव कपूर जी है, सुनन सुब्रमण्यम है और तरुण सत्संगी जी भी है। राजीव जी, सबसे पहले आप बताइए कि गोल्ड में अगर करंट लेवल पर कोई ट्रेड करना चाहे, 51,100 के आसपास है, तो क्या बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए आज के लिए? मोहन जी, गुड इवनिंग। और गोल्ड ने काफी समय के बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली और काफी समय के बाद 51,000 के ऊपर हम सोने को टिकते हुए देख रहे हैं और क्लोजिंग भी काफी अच्छा दिया है इसने। मुझे लगता है आज ये थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है बाजार और 850 एक अच्छा सपोर्ट है। मींस 50,850 का एक स्टॉप लॉस रख के अराउंड 51,000 पे इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। हालांकि आज की जो रेंज है वो छोटी है, अभी तक सुबह से अराउंड 51,201 रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो टारगेट अभी हम छोटा दे रहे हैं 51,250 का, और अगर बाजार 250 के भाव के ऊपर चलता है तो 51,400 तक भी ऊपर में हम एक रैली देख सकते हैं। तो मोटा मोटा यह है कि गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन आए, यहाँ से 50-60 रुपए का बाइंग करना है, 50,850 का स्टॉप लॉस रखना है। 51,250 और 51,400 के दो टारगेट रखे जा सकते हैं। यानी थोड़ी सी और गिरावट आ जाए तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं 51,400 के टारगेट के लिए। सुनंद, आपका क्या मानना है गोल्ड में? मेरा भी यही मानना है कि गोल्ड में भी खरीदारी का मौका देखते हुए दिखाई दे रहा है। 51,100 और 51,000 के लेवल पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। मेरा टारगेट थोड़ा सा ऊपर है, 51,400 तक आप टारगेट रख सकते हो। थोड़ा सा मूवमेंट इससे दिखाई देगा क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि सुबह से मार्केट काफी गिरते हुए देखा था। एक और खास बात है कि अभी तक यूएस स्टिमुलस के बारे में उतना खास अपडेट आया नहीं है, जिस वजह से मार्केट थोड़ा सा मूड आउट हो गया है, जिस वजह से गोल्ड में भी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था। तो मेरा टारगेट 51,400 पे रहेगा और स्टॉप लॉस 50,950 50,900 तक रहना चाहिए। ओके, यानी आपका भी 51,400 बिल्कुल सेम लाइन पे हैं दोनों का मानना है कि 51,400 के टारगेट के लिए आपको गोल्ड खरीदना चाहिए। 50-60 रुपए का करेक्शन मिले, राजीव जी का मानना है, और सुनंद मानते हैं कि करंट लेवल पर भी खरीदारी कर सकते हैं। तरुण जी, आपका क्या मानना है, गोल्ड या सिल्वर, इन दोनों में से क्या खरीदना चाहिए आज शाम के लिए, या दोनों अवॉइड करें? नोटा। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा ऐसा मानना है कि अभी रिसेंट हमने 1 मंथ के अंदर देखा काफी स्टेबल प्राइस हो रहा है गोल्ड सिल्वर के अंदर। गोल्ड की बात करें तो 50,000 के आसपास से बाइंग निकल के आ रही है, साइमल्टेनियसली 51,200 300 के आसपास सेलिंग इमर्ज हो रही है। सिमिलर मूवमेंट सिल्वर में हो रहा है। सिल्वर 60,000 के आसपास एक अच्छा बाय बनना है, जब जब 64,000 65,000 आ रहा है तो एक अच्छा सेल ऑफ बन रहा है। यहाँ पे लॉट बहुत डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली यूएस में पेंडेमिक स्टिमुलस आज या कल में आता है या नहीं आता है। तो हो सकता है कि एक कैचअप रैली देखने को मिलेगी, लेकिन वो भी बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज वाला होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी प्राइस्ड इन है। 1-2 दिन की तेजी के बाद मार्केट शायद फंडामेंटल की तरफ रिएक्ट करना चालू कर देगा। डिसअपॉइंटमेंट होता है तो आई थिंक वंस अगेन वीकनेस का ट्रेंड रिज्यूम होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपनी कॉशियस अप्रोच प्रेफर करूंगा, क्योंकि मार्केट दायरे का है। तो इस केस में मैं सिल्वर में और गोल्ड में रेजिस्टेंस के पास सेल करना प्रेफर करूंगा। अराउंड अगर 51,400 गोल्ड मिलता है तो मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। 51,800 क्लोजिंग बेसिस पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। वंस अगेन मुझे ऐसा लगता है 50,000 तक प्राइस आएंगे। ओके, तो ये व्यू तरुण जी का है। राजीव जी, चांदी पर आपका व्यू क्या है? विष्णु जी, मुझे लगता है चांदी में भी जो आज की गिरावट है इसमें बाइंग करना चाहिए। करंट रेट से बाइंग कर सकते हैं। 62,500 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर में मुझे लगता है 63,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी चांदी पे भी इनका मानना है कि अब खरीद कर ही चले 62,800 के लेवल पे 63,400 के टारगेट के लिए। सुनंद, चांदी पे आपका व्यू? चांदी में भी मेरे भी खरीदारी का व्यू बनते हुए दिखाई दे रहा है। आज के शाम के ट्रेडिंग के लिए काफी लो लेवल पे अभी भी खड़ा है, तो मार्केट में एक अच्छा फ्रेश बाइंग का मौका मिलते हुए दिखाई दे रहा है। 62,500 का ही मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करने को बोलूंगा, और 63,000 तक का मैं टारगेट एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। यानी इस सोने और चांदी दोनों पे ही खरीदारी का रुख है, और इनका मानना है कि करंट लेवल या इसे थोड़ी सी गिरावट मिले तो उस पर एंट्री करनी चाहिए, और अच्छे लेवल आज आपको इंट्राडे में ही देखने को मिल सकते हैं, ऐसा राजीव जी, सुनंद दोनों ही मानते हैं। चलिए, लेकिन एग्री मार्केट में भी भरपूर एक्शन था, तो जान लेते हैं एग्री रिपोर्ट में कि क्या कुछ कहां एक्शन था। एग्री मार्केट में आज ग्वार में सबसे ज्यादा एक्शन था, और कल भी ग्वार में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है। ग्वारगम का वायदा तो अब 6,500 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है, और ग्वार सीड 4,275 रुपए के ऊपर ग्वार सीड का भी वायदा पहुंच गया है। ऐसे में
प्राइस आउटलुक क्या है, ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है, ये बताने के लिए हमारे साथ एग्री एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जुड़ गए हैं। सर, क्या लग रहा है, ग्वार का आउटलुक क्या है और ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट, किस तरह की खबर आ रही है ग्राउंड से? देखिए, ग्राउंड पे जैसे जैसे अराइवल आ रही है, ग्वार की फसल आ रही है, वैसे वैसे ट्रेडर्स को और लोगों को पता लग रहा है कि ग्वार की फसल कमजोर है। तो इस करके सब तरफ से स्टॉकिस्ट है, खरीदार है, बायर है, मतलब सारे मिलर है, सब इसके अंदर आगे हैं। जी। और तो इसके भविष्य को अपन देखें तो ये बहुत बड़ी मंदी तो नहीं है, पर बहुत बड़ी तेजी भी अभी नहीं है, क्योंकि ऑयल सेक्टर की जो डिमांड है ना, वो अभी तक पुअर है, मतलब इतनी बढ़िया नहीं है। जी। फूड सेक्टर की डिमांड गम की ठीक है जी, तो उसके भरोसे चल रहा है। और इसका जो बाय प्रोडक्ट है कोरमा विस्मोन जी, वो उसकी बिक्री ठीक है और उसके भाव भी ठीक है, और ग्वार से ऊपर उसके भाव रहने लग गए लगभग। जी। यानी तो इस करके ग्वार में बड़ी मंदी का तो कोई है नहीं। ओके, यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री से अगर जो डिमांड पिकअप हो तो और ज्यादा डिमांड होगी, तो एक्सपोर्ट डिमांड का वेट कर रहे हैं। तो प्राइस आउटलुक क्या है? काफी लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं जी बिजनेस पर कि 5,000 क्या ग्वार सीड चला जाएगा, क्या उम्मीद लग रही है, क्या इस साल के अंत तक जा सकता है? बिल्कुल विस्मोन जी, आप ठीक कह रहे हैं। पिछले साल से यदि कॉमोडिटी मार्केट के लिए सबसे अधिक बार यदि जी पे कोई सवाल पूछा गया है तो यही कि 5,000 ग्वार कब होगा। जी बिल्कुल, और जी बिल्कुल ये पूछा जा रहा है। इस बार यदि गम की डिमांड आ जाएगी तो ये 5,000 रुपए क्रॉस हो जाएगा। और ग्वार गम के लिए सर क्या टारगेट दे रहे हैं? यदि ये डिमांड आ जाती है तो ग्वारगम का टारगेट फिर लगभग 9,000 के आसपास होगा। ओके, 9,000 ग्वारगम और ग्वार सीड 5,000, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। डिमांड आने पे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, ये जल्द नहीं होगा। ये ट्रेडिंग व्यू नहीं बता रहे हैं, एक आप लंबा नजरिया एक बता रहे हैं, और जिस तरह से फसल कमजोर रहने की बात बताई जा रही है उसका फायदा मिलेगा, और आगे डिमांड भी, गम की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी उस तरह से यहाँ पर पिकअप आ सकते हैं। शुक्रिया पुखराज जी तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। सुनंद, आपका व्यू ग्वार सीड और ग्वार गम को लेकर? आप भी एग्री बेहतर तरीके से कवर करते हैं, बताइए क्या है आपकी रिपोर्ट? देखिए, अगर बात ग्वार सीड की करें तो ग्वार सीड में पुखराज जी के साथ मैं सहमत रखता हूं, और मेरा भी मानना है कि तेजी का माहौल ही दिखाई दे रहा है। नियर टर्म बात करें तो मैं 4,400 तक में उम्मीद दिखाई दे रही है, और जैसे उन्होंने कहा 5,000 थोड़ा टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, दिसंबर के महीने खत्म होने तक या फिर जनवरी के महीने पर ही मुझे एक्सपेक्टेंसी दिखाई दे रही है। एक और खास वजह है कि एक्सपोर्ट डिमांड अभी जैसे यूरोपियन मार्केट्स में जो ग्वार सीड और ग्वार गम का डिमांड अभी थोड़ा कमजोर है, क्योंकि वहां पे भी जैसे लॉकडाउन सिचुएशन हुआ है फिर से, और कोविड-19 सिचुएशन की वजह से एक्सपोर्ट डिमांड में भी कमजोरी देखने को मिला था। इसलिए वहां इसी वजह से ग्वार गम और ग्वार सीड में एक एक्सट्रीम बुलिशनेस अभी नियर टर्म में नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि 4,400 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बात अगर हम ग्वार गम की करें तो ग्वार गम में भी मैं 9,000 का भी एक्सपेक्टेंसी नहीं देख रहा हूँ। ओके, यानी ग्वार गम में उतनी तेजी नहीं दिख रहा है, लेकिन ग्वार सीड में धीरे धीरे तेजी आ सकती है, ऐसा मानना है। तो मस्टर्ड को लेकर क्या व्यू है, आरएम सीड पे आपका आउटलुक सुनंद? आरएम सीड की बात करें तो आरएम सीड में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है, खासकर मुझे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में ही मुझे दिखाई देगा। और ये मैं एक्सपेक्टेशन देख रहा हूँ कि नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में मेन एक्सपायरी के पहले मैं 6,000 एक बार टच होते हुए देखने की उम्मीद रख रहा हूँ, क्योंकि सरसों का तेल का डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है, और नवंबर दिसंबर में सोइंग के पहले, पीक सोइंग सीजन के पहले हम थोड़ा सा 6,000 एक बार टच होते हुए देखने का मैं उम्मीद दिखाई दे रहा है। ओके, तरुण जी आपका व्यू एग्री काउंटर पे आज आपके लिए कोई टॉपिक है कल के लिए क्या एग्री में? आई थिंक जैसा कि अभी बात किया, ग्वार में काफी अच्छा मूवमेंट है, मस्टर्ड में काफी अच्छा मूवमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लगता है जीरा और टर्मरिक के दो ऐसे काउंटर हैं जो कि प्रोलॉन्ग मंदी के बाद में टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जीरा 14,000 के आसपास अगर कोई बाय करेगा और कपल ऑफ डेज अगर होल्ड करेगा तो पॉसिबिलिटी है 15,500 तक प्राइस देखने को मिले हायर साइड पर। ओके, यानी जीरे में आपको लगता है कि बाइंग करके चलना चाहिए, और इन्होंने ऊपर का टारगेट दिया है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर भी आ चुके हैं, कैलाश चंद्र मोदी हैं सादुलपुर से। कैलाश जी पूछिए, क्या सवाल है? नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर, कॉपर की रेट 550 और 575 निकट भविष्य में जा सकती है क्या? राजीव जी, क्या कॉपर 550 575 के रेंज में जा सकता है क्या? निकट भविष्य का टारगेट जानना चाहते हैं। विश्वमोहन जी देखिए, अब सब कुछ जो सारा दारोमदार है कमोडिटीज का, वो डिपेंड कर रहा है कि यूएस की तरफ से स्टिमुलस, जो सेकंड स्टिमुलस है वो कैसा आता है, जो इलेक्शन से पहले उनको फाइनलाइज करना है, और उसमें अड़चने आ रही हैं, जिसके रहते हुए कमोडिटीज में एक पहले भी हमने एक
रैली आते हुए देखी थी और फर्दर भी वो रैली को एक पुश दे सकता है। और जहां तक कॉपर का सवाल है, कॉपर में मुझे लगता है 540 जो है अभी तक मेजर हर्डल की तरह एक्ट कर रहा है। पहले भी कॉपर ने एक अटेम्प्ट किया था जिसमें 539 से कॉपर वापस 500 तक नीचे में फिसला था। इनफैक्ट 492 तक भी आया था नीचे में। और आज भी, कल भी हमने देखा अराउंड कॉपर ने अटेम्प्ट किया फिर से 542 के आसपास आई थिंक गया था कल, और फिर क्लोजिंग नीचे हुआ और आज बाजार वहां से नीचे देख रहे हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये लेवल ब्रीच होता है या नहीं होता है। अगर ये 540 का लेवल जब ब्रीच होगा तो उसके बाद इसके लेवल मुझे लगता है कि 560-65 के भी इजिली अचीव होंगे। बट क्लोजिंग होने का हमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा। और क्लोजिंग का मतलब ये नहीं कि 540 के आसपास क्लोज हो जाए, थोड़ा सा अच्छा वॉल्यूम के साथ क्लोज हो। एक जो जिस भी दिन ये क्लोजिंग दे रहा है उस दिन का जो मूवमेंट है वो काफ़ी डिसेंट देखने को मिलना चाहिए, तो ये बाजार जा सकता है। बट अभी 540 एक इसके लिए मेजर हर्डल है कॉपर के लिए, तो फिलहाल 540 पे ही हमें निगाह रखनी चाहिए। यानी 540 के ऊपर 548 एक मेजर हर्डल है, अगर वो पार करता है बड़े वॉल्यूम के साथ तब 560-565 का भी लेवल कॉपर दिखा सकता है। चलिए अगले कॉलर है रोहित हैं। रोहित पूछिए क्या सवाल है। नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। मेरा सवाल है गोल्ड पे जी। आपने बाय करने बोला है तो अभी भाव तो नीचे आ गया है 50,850, तो यहीं पे बाय कर ले या क्या करे अभी? राजीव जी, आपने डिप पे बाई करने की सलाह दी थी, क्या आप यहाँ पे बाई कर लें आज के लिए, बताइए। विश्वमोहन जी बाय कर सकते हैं इसको। आई थिंक काफी नीचे के स्तर पे मिल रहा है, और थोड़ा सा स्टॉप लॉस चाहे स्ट्रेच कर सकते हैं 50 पॉइंट से, उसको 50,800 लगा सकते हैं। बट बाइंग कर सकते हैं यहाँ पर गोल्ड में वापस एक पुश मिल सकता है ऊपर की तरफ 51 से 51,250 तक का। ओके, यानी आपको खरीदना है यहाँ पे खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। 50,800 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 100 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिए ताकि नुकसान आपका ज्यादा नहीं बढ़े। अगले कॉलर शंभू है। शंभू जी पूछिए क्या सवाल है। सर मेरा सवाल ये है, आने वाले 2-3 महीनों में बाजरे का भाव 1600 रुपये हो जाएगा क्या? ओके, सुनन जी क्या बाजरे को आप ये करते हैं क्या, बाजरे पे आपकी कोई रिपोर्ट, क्योंकि एग्री रिपोर्ट आप काफी भेजते रहते हैं। देखिए, अगर बाजरे की बात करें तो बाजरे में भी थोड़ा सा तेजी एक्सपेक्टेशन है इस साल का। जैसे क्रॉप का सिचुएशन थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो एक्सपेक्टेंसी है कि इस साल के अंत तक तो ऑलमोस्ट सारे कमोडिटीज में हम एक्सपेक्टेंसी रख सकते हैं कि थोड़ा तेजी देखने को मिलेगा। तो बाजरे में भी काफी अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। जी जी, यानी ये आउटलुक आपका बाजरे को लेकर है। चलिए कुछ और काउंटर, सोयाबीन जो अच्छी तेजी दिखाने के बाद अब कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। राजीव जी आपकी कॉल है सोयाबीन पे, आप एक आउटलुक भी दे दीजिए सोयाबीन पे। विश्वमोहन जी, सोयाबीन में मुझे एक अच्छी यहाँ से एक रिकवरी रैली दिख रही है। इनफैक्ट 4280 के आसपास बाइंग कर सकते हैं 42-40 के स्टॉप लॉस से। 4340 और 4400 के दो टारगेट देखे जा सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिन में। ओके, यानी ये आउटलुक इनका सोयाबीन पे है। विशाल है पुणे से इस बीच अगले कॉलर। विशाल जी पूछिए क्या सवाल है। सर जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मैं आपका जी बिजनेस रेगुलर देखता हूँ और बहुत बड़ा फैन हूँ चैनल का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और देखते रहिए। सर मेरे 2 सवाल है, एक तो मेरे सवाल है और एक रिक्वेस्ट है। मैं पहले सवाल पूछ लेता हूँ। सर मेरा तरुण से ये सवाल है कि क्रूड मुझे पोजिशनल ट्रेड करना है, तो अभी मैं अभी बाई करूँ या सेल करूँ, और उसके लिए टारगेट क्या रहेगा? ओके। और सर दूसरा सवाल सर ये ट्रस्टलाइन भाई साहब के सर स्टॉप लॉस 10 में से 7-8 स्टॉप हिट होते हैं, कि हम लोगों को इतना नुकसान होता है। आप चैनल पे जरा इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप इनका। जी जी जी, देखिए स्टॉप लॉस तो हमेशा आप हर जानकारों के हिट होते हैं, लेकिन आप ये कोशिश करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। फॉलो करना नहीं करना आपका काम है। पहले आप वर्चुअल ट्रेड करके भी कोशिश कर ले कि कौन से जानकार के कितने परसेंटेज हिट हो रहा है टारगेट, उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। और साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी करना बेहद जरूरी है। हर दिन जरूरी नहीं कि जो सलाह दे रहे हैं कि उसे हमें ट्रेड करना ही है। अब लगे कि बेहतर है, रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है, तब आप एंट्री करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और पहले फॉलो करने से पहले किसी जानकार के फिर वर्चुअल ट्रेड करने की कोशिश करें और देख ले कि रिस्की ट्रेड तो नहीं है, कितने परसेंटेज इनकी सक्सेस रेट है, उस हिसाब से अपने ये एक्सपर्ट चुनिए और फिर ट्रेड करना शुरू कीजिए। और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा सीखिए, स्टॉप लॉस लगाइए। अगर हेजिंग का विकल्प है तो हेज भी करके चलिए। आपका सवाल था क्रूड के ऊपर में। तरुण जी ये क्रूड पर पोजिशनल व्यू जानना चाहते हैं, बताइए क्रूड में क्या करें।
आई थिंक क्रूड में जैसा कि हमने देखा लास्ट 1 मंथ से एक काफी नैरो रेंज में एक्टिविटी हो रहा है। NYMEX की अगर बात करते हैं तो $38 से $42 के बीच में प्राइस एक्टिविटी हो रही है। एक तरफ डिमांड कंसर्न है, सेकंड साइड पर ओपेक का जो कट है और ओपेक का जो एश्योरेंस है कि हम प्राइस को स्टेबल रखेंगे, दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है जब तक कि $42 के ऊपर क्रूड ऑयल के प्राइस क्लोज नहीं देंगे, 41.5 जब मिले सेलिंग करना चाहिए एंड $38 के आसपास इस सेलिंग पोजीशन में निकल जाना चाहिए एंड वहाँ पर इनफेक्ट बाइंग भी बनाया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ $37। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं तो 3020 पे शॉर्ट बनता है ये काउंटर। जब तक ये 3065 के ऊपर क्लोज नहीं देगा इसमें सस्टेनेबल बाइंग नहीं आएगी एंड डाउन साइड मुझे ऐसा लगता है 2880 2860 लेवल है, यहाँ पर प्राइस नहीं जाए तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ओके, यानी ये व्यू आप अपना सकते हैं। अगर आप करंट आज इंट्राडे के लिए जो इनकी कॉल है 3020 के लेवल पे बेचने की सलाह है, 2920 का स्टॉप लॉस 3065 का जरूर लगाएं। अगले कॉलर हैं विकास है शोलापुर से। विकास जी पूछिए क्या सवाल है। सर गुड इवनिंग सर। सर मुझे एनजी के बारे में जानने का और मुझे सर और एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो नेचुरल गैस जो फाइंड आउट करते हैं इंजेक्शन इन्वेंटरी, इसके बारे में सेल्फ स्टडी कैसे कर सके? क्या कोई आप विस्तार से कार्यक्रम उसका रख सकते हैं या आपने जानकार कोई दे सकते हैं अभी तक? जी अभी राजीव जी से पूछ लेते हैं। नेचुरल गैस को ये काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं और हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड भी इनका नेचुरल गैस को लेकर अच्छा रहा है। राजीव जी आपका व्यू नेचुरल गैस पे जानना चाहते हैं और डेटा के बारे में भी जानना चाहते हैं, कैसे ट्रैक करें? देखिए डेटा ट्रैक करने के लिए काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं। आई थिंक फॉरेक्स फैक्ट्री है एक वेबसाइट, ब्लूमबर्ग की साइट पर भी मिलता है, investing.com पे भी इसका इन्वेंट्री मिल जाता है। तो वो इन्वेंट्री तो ये वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं और प्राइस भी ट्रैक कर सकते हैं इन साइट से। जहाँ तक अब प्राइस की बात है, देखिए प्राइस ने काफ़ी समय के बाद 210 के दायरे को तोड़ा और कल डिसाइसिवली इसके ऊपर आई थिंक 2 दिन हो गए इसे ऊपर क्लोज करते हुए। तो मुझे लगता है कि अब अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस थोड़े से करेक्ट होते हैं, आज हालांकि 8 बजे इसका इन्वेंट्री फिर से स्टोरेज का डेटा आना है, तो स्टोरेज के डेटा के आसपास थोड़ा ट्रेड हल्का रखें, क्योंकि जब स्टोरेज का डेटा आता है तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है प्राइस में। तो उस दौरान थोड़ा मैं ट्रेडर से एक निवेदन करूंगा कि उस समय थोड़ा ट्रेड हल्का रखें। स्टोरेज का डेटा आने के बाद जरूर ट्रेड डाल सकते हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका नेचुरल गैस का अपसाइड में लगता है। नीचे में अगर 215-16 के आसपास दाम आते हैं तो पोजिशनल बेस पे इसमें बाइंग किया जा सकता है। ऊपर में हमें लगता है कि एक बार 230-235 तक के भी टारगेट्स आ सकते हैं। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज की हमारी ट्रेडिंग कॉल है, रिसर्च के हिसाब से 217 पर बाइंग है, 213 का स्टॉप लॉस है और ऊपर में जो टारगेट हमें पॉसिबल टारगेट जो दिख रहे हैं 224 तक के दिख रहे हैं। यानी इंट्राडे के लिए 224 के पॉसिबल टारगेट है, 217 पे बाइंग है, 213 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं क्योंकि काफी वॉलेटाइल काउंटर है, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है इस काउंटर पे। या तो ट्रेड से बचे, ये ज्यादा बेहतर रणनीति है नेचुरल गैस में। चलिए अब वक्त हो गया है रैपिड फायर राउंड का। तरुण जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मैं नेचुरल गैस में लॉन्ग करना प्रेफर करूंगा। ला नीना ईयर है, इस बार यूएस के अंदर जो विंटर रहेगी वो कोल्डर या नॉर्मल रहेगी। 250 पे बाय किया जा सकता है 208 के स्टॉप लॉस के साथ, यानी टारगेट प्राइस हायर सेट करेंगे 230-235। यानी तरुण जी भी मानते हैं नेचुरल गैस खरीद कर चल सकते हैं। सुनंद आपकी रैपिड फायर कॉल। मेरी रैपिड फायर कॉल चने पे रहेगी। चने पे बेच करके चल सकते हो 5310 या 300 के लेवल पे आप बेच के चलिए। 5180 का टारगेट रख लीजिए और 5360 के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। राजीव जी आपकी रैपिड फायर कॉल। विष्णु जी जिंक में थोड़ा सा आज करेक्टिव गिरावट लग रहा है, हालांकि ट्रेंड अभी भी इसका अपसाइड है। तो 204 के आसपास इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 205-50 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है और नीचे में 202-201 के 2 टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी जिंक बेचना है, चना बेचना है और नेचुरल गैस खरीद कर चल सकते हैं। ये 3 आज के लिए रैपिड फायर कॉल है। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ट्रेडिंग कॉल्स अपनी जानकारी दर्शकों को देने के लिए। तो कमोडिटी लाइव कॉलर शो को यहीं समेट